नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 11 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं ये सारे फ्री चैनल हैं। इंस्टाग्राम पे भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और आपका टेलीग्राम पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, टेलीग्राम पर ही ओनली करंट अफेयर और सिर्फ ओनली यूपीएससी आप लिखेंगे तो देन यू कैन गो टू द यूपीएससी चैनल, डेडिकेटेड यूपीएससी चैनल है और सारे चैनल फ्री हैं। यहाँ पे हम लोग पेड मटेरियल के फ्री पिक्स और ये सब प्रोवाइड करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स बेहतरीन प्रीलिम्स और जो है मेंस के लिए जो आ सकते हैं वो है ये वाले अटलांटिक भूमध्य रेखीय आपका प्रतिवर्ती परिसंचरण क्या है। ठीक है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या चीज है बताऊंगा। अभी पूरा ज्योग्राफी का एकदम बेसिक से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रोटेस्ट चल गया है, नई जो मुंबई वाली एयरपोर्ट बन रही है, अभी जो छत्रपति शिवाजी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पे जनसंख्या कंजेशन, तो एक नया मुंबई एयरपोर्ट बनाया जाए तो उसका नाम जो है बाल ठाकरे जी के नाम पे रखने पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक, तो उसके खिलाफ आगे क्या है, ओलंपियन बैट, ठीक, ओलंपियन चमगादड़ जो है ये 2000 किलोमीटर की इसने फ्लाइट ले ली है। क्या चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगला है फेसलेस असेसमेंट स्कीम, इनकम टैक्स वाले जो है गला मतलब चेहरा मुक्त असेसमेंट मूल्यांकन करने की स्कीम लेके आए हैं। क्या चीज़ है देखेंगे। हाइड्रोजन ईंधन आधारित तकनीक पर ट्रेनें चलाएगा रेलवे। ठीक, तो ये वाली भी हम न्यूज़ देखेंगे पूरी डिटेल में। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी का बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। इसमें क्या है, जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे विषुवत रेखा हो गई, इक्वेटर आपका ये हो गया 30 डिग्री और ये 30 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में 30 डिग्री साउथ में, ये जो है ऐसी कोई रेखाएं बनी नहीं, हमने अपने ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए ये रेखाएं बनाई हैं अपनी समझ के लिए। ठीक, अपनी सहूलियत के लिए इंसान ने बनाई है। तो ये सब उष्णकटिबंधीय एरिया है। ठीक, ये विषुवत रेखा है, ये इक्वेटोरियल रीजन है। अब क्या है, जो आपका ये अटलांटिक ओशियन है, ये आपका इंडियन ओशियन है यहाँ पर। ठीक, और इधर प्रशांत महासागर आ गया। आपका अंटार्कटिक नीचे हो गया, आर्कटिक ऊपर हो गया। अब आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये देखना कि यहाँ पे बोल रहा है अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब पानी में आप लोग ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। पानी अगर आप साइड से देखोगे तो क्या होता है, इक्वेटर के पास में रहता है ऊपर हुआ, ठीक, सी सरफेस पे रहता है। यहाँ पे इसमें लवणता यानी कि सैलिनिटी होती है, थोड़ी सी कम होती है, उष्णकटिबंधीय एरिया में ज़्यादा होती है। फिर आपका ये पानी जहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो पानी जो सैलिनिटी अगर लवणता बढ़ेगी तो पानी डेंस हो जाता है, और डेंस होने की वजह से पानी जो है डेंस वाटर सिंक हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। आपकी ये सतह है अगर ओशन की तो यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कहाँ पे होती है, इक्वेटर के पास में नहीं होती, जैसे जैसे पोलर एरियाज में बढ़ता है। ठीक, तो पहले तो सतह पे रहता है आपका, जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप बढ़ोगे पोलर एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ, तो यहाँ पे अटलांटिक में भी देखा गया है कि जो गल्फ स्ट्रीम में अपने एक ओशियन करंट होती है। ठीक, तो ये जैसे बढ़ती है तो आपका जब ये आपका ब्रिटेन वेस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ जाता है तो पहले तो ये गर्म होती है, वार्म होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते फिर ठंडा होने लगता है। ठंडा होने की वजह से यहाँ पे जो है पानी भी इसमें कम आता है। ठीक, वो जो होता भी गर्म, क्योंकि है ये वाली है गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म ओशन करंट होती है, तो इसमें तो पानी भी इवेपोरेट हो जाता है। अब देखो लवणता क्या होती है कि पानी मान लीजिए इतना ही है तो उसमें जो है घुली रहती है, NaCl ज़्यादातर होता है, सोडियम क्लोराइड। तो जब पानी यहाँ से आपका मान लीजिए इवेपोरेट हो गया, वाष्पीकरण हो गया, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट का जो कंटेंट था वो उतना ही रहा, तो बचे हुए पानी में ये ज़्यादा हो जाएगा ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है, और जो डेंसिटी है वो पानी की जैसे जैसे पहुँचता है डेंसिटी हो जाती है कम। ये अटलांटिक ओशन है मान लीजिए समझने के लिए, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी यहाँ पर जब ये देखिए यहाँ से पहुँचते 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 यहाँ पे ऐसे हो जाता है, ये यहाँ पे सिंक हो जाता है, ठीक, नीचे चला जाता है, और यहाँ से फिर कई बहुत धीरे
बहुत सालों में, ठीक सैकड़ों सालों में धीरे धीरे ये ऐसे करते 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 यहाँ पहुँचता है। और यहाँ पे फिर जो है थोड़ा पानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो थोड़ा गर्म ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अपवेलिंग हो जाती है, ठीक, यानी पानी ऊपर उठ जाता है, फिर से ऊपर आया तो फिर ये जो है धीरे धीरे फिर आपका बढ़ता है ध्रुवीय एरिया की तरफ, और फिर वहाँ से जो है डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से सिंक हो जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन है इसी को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं, या फिर ओशियन का कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। इससे क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो मिक्स होता है, दूसरा जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, वो भी मिक्स होते हैं। जो आपका, जैसे आपको पता है कि जो विषुवत रेखा है उसके आसपास का एरिया, उष्णकटिबंधीय एरिया जो है वो वहाँ पे ज़्यादा, ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो भी फिर धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच जाते हैं और नीचे तक पहुँच जाते हैं, तो पूरा मिक्सिंग हो जाता है। मतलब भगवान ने इतना बेहतरीन तरीके से पूरे मतलब अर्थ को बनाया है, ये सिस्टम आप देख रहे हो इस तरीके से बनाया जिससे अपना बना के रखती है, सस्टेनेबल रखती है अपने आप को। तो उसमें कई सारी चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, क्योंकि इंसान जो है काफ़ी वो जो है स्वार्थी है, अपने सहूलियत के लिए कुछ भी कर सकता है। तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ठीक, और क्लाइमेट चेंज आने की वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम थी, यहाँ पर ये पहुँच ही नहीं पाती वेस्टर्न यूरोप तक, ठीक, जैसे कि आपका जो है ग्रीनलैंड हो गया, ठीक, आपका जो है ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। उससे पहले ही ये गर्म ज़्यादा होकर यहाँ पे जब ये जो गर्म गल्फ स्ट्रीम चलती है उससे पहले ही यहाँ पर जो है ये ठंडी हो जाती है और डेंसिटी इसमें बढ़ जाता है और ये पानी यहीं पे सिंक हो जाएगा। मान लीजिए पहले यहाँ पे ये ध्रुवीय एरिया था, तो अब जो है ये कहाँ तक, ये यहाँ पे ही हो जा रहा है पहले ही। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि ओशन वाटर का आपको मालूम है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो जल्दी वाष्पीकरण हो जाता है, तो जल्दी ही उसमें डेंसिटी उसकी हाई हो जाती है सैलिनिटी बढ़ने की वजह से, और फिर वो नीचे चला जाता है, ठीक, और इससे कई सारे जो है नुकसान हो सकते हैं। देखो जब ये गर्म पानी यहाँ से जाता है, इसी की वजह से ये जो क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंधीय या फिर जो है आपका टेम्परेट एरिया, यहाँ पे कई सारे जो पोर्ट हैं, ठीक है ना, बंदरगाह जो हैं, वो इस गर्म पानी के होने की वजह से ही वहाँ पे बर्फ नहीं जमती है। लेकिन ये गर्म पानी वहाँ पहुँचेगा तो और ज़्यादा बर्फ जमेगी, तो जो शिपिंग विपिंग को भी काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो है बारिश होना भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पहुँचता था, ठीक, गल्फ स्ट्रीम, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है वाष्पीकरण होता रहता था, मॉइस्चर ऊपर जाता था, तो उसकी वजह से बारिश होती थी, वो भी कम हो जाएगा। तो जो वेजिटेशन है, जो वहाँ का रहने, ग्रीनलैंड और इन सब एरिया में पानी की भी किल्लत होगी, और ये ऐसा कहा जा रहा है, अनुमान लगाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से। और इसमें एक चीज़ ये भी कहा गया है कि एल नीनो पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब ये मुझे जो है मतलब थोड़ा सा तो इनडायरेक्टली काफ़ी दूर का जो है इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन कर रहा है। दूसरा इन्होंने एक पोर्शन ये भी बताया कि इंडियन ओशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से गर्म पानी हो जाता है उसका, एशियन का, और उसकी वजह से ज़्यादा जो है प्रेसिपिटेशन वहीं पे हो जाएगा इंडियन ओशन में। आपका ज़्यादा प्रेसिपिटेशन इधर अटलांटिक में हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो है, जो मैंने आपको बताया, लवणता जल्दी बढ़ेगी और सिंक हो जाएगा। तो ये जो थर्मोअलाइन साइकिल है ये पहले हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन से संबंधित जो यहाँ पे बताई गई। और इसमें अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरगवर्नमेंटल पैनल, मैंने आप लोगों को कल बताया भी था, क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है AR6 9 अगस्त को, ठीक है। तो इसके बारे में भी बोला गया है कि भैया ये काफ़ी दिक्कत हो रही है, अटलांटिक ब्रांच जो है ओशन कन्वेयर बेल्ट या फिर थर्मोलाइन सर्कुलेशन की, इसमें मतलब ये कुछ चेंजेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज, ठीक। ये हीट और न्यूट्रिएंट को मिक्स करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और इसमें ट्रॉपिक्स जो हैं आपके रिटर्न मतलब जल्दी हो जाएगा। अंटार्कटिक सर्कमपोलर जो है वो भी करंट जो है ऑल बेसिन्स पे जाकर रुकेगा नहीं। तो जिस तरीके से पहले मतलब जो पानी ऊपर रहता है सरफेस पे, ठंडा होकर नीचे जाता है, फिर गर्म पे ऊपर आता है, फिर इस तरीके से पानी जो है पूरे अर्थ पे घूमता रहता है। इसी को जो है थर्मोअलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इसको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अटलांटिक वाले एरिया में गल्फ स्ट्रीम जो है ओशन करंट है, इसको जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से, ठीक। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो है कि रेनफॉल कम हो जाएगा, जो इम्पैक्ट है वो बता रहा हूँ इसके AMOC के इम्पैक्ट होने पर, और मतलब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जो काफ़ी रेनफॉल कम हो जाएगी, ठंडा बहुत हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर, पोर्ट्स का मैंने आपको बता दिया, और एल नीनो को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने बताई हैं। ये इसलिए मैं यहाँ पे अलग से आपको बता देना हूँ कि मान लो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक, मान लो ऐसा हुआ,
तब भी आप ये चीज़ें आपके सामने फैक्ट्स हैं, तो वहाँ पे अगर उसने पूछा कि बताइए कौन कौन से इम्पैक्ट होंगे, तो आप टिक तो कर लोगे ना। ये चीज़ है, मतलब कई बार ऐसा होता है यूपीएससी में, अगर आपको मान लीजिए, क्योंकि आपको मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ का है तो आपको नहीं समझ में आया, तो आप कम से कम क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा, तो आप कर ले जाओगे वहाँ पे आंसर। ठीक, तो ये चीज़ है। और इसमें देखिए एएमओसी जो है स्लोइंग डाउन हो रहा है, बता रहे हैं कि अब वहाँ पे पानी जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस भी मेल्टिंग जो है बढ़ गई है। आइस जब मेल्टिंग बढ़ जाती है तो क्या होता है, पानी बढ़ जाएगा। पानी बढ़ जाएगा तो जो सैलिनिटी पहले थी उसमें पानी अगर और बढ़ गया, ठीक, तो सैलिनिटी कम हो जाती है। ठीक, तो उसकी वजह से क्या है कि डेंसिटी आप पानी की कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी मतलब उथल पुथल मचा दिया है क्लाइमेट चेंज ने। इंडियन ओशियन भी इसमें हेल्प कर रहा है कि स्लो डाउन हो जाए एएमओसी। ठीक, ये कहा जा रहा है कि ये धीमा हो जा रहा है एएमओसी जो है आपका अटलांटिक मेरिडियोनल आपका ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ठीक, ओशन जैसे जैसे वार्म होगा पहले ये हो जाएगा थर्मो लाइन सर्कुलेशन, और ये कहा जा रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो वीक हो जाएगी 34 से 45% तक जो है 2100 जब हमारा वर्ष आएगा तब तक ये उतना मतलब इतना परसेंट तक वीक हो जाएगा, और इसकी वजह से काफ़ी जो है अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक, तो पहला हमारा ये टॉपिक था। दूसरा टॉपिक जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुंबई का एयरपोर्ट है, ठीक, जिसको हम लोग जानते हैं छत्रपति शिवाजी नाम से। अब ये एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है, कंजेशन बढ़ गया है। जो बने थे मतलब एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा फ्लाइट आ नहीं पाती, उससे खतरा भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, लड़ने उड़ने के भी चांसेस होते हैं। तो क्या किया गया, नवी मुंबई एक जगह है वहाँ पे पनवेल में, वहाँ पे एक नई जगह ली गई और फिर जो है उस पर नया एक बनाया जा रहा है एयरपोर्ट। ठीक, जैसे कि अभी दिल्ली एयरपोर्ट जो है आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके जगह उसको मतलब थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कंजेशन बढ़ गया, तो उसकी वजह से हम लोग ने जेवर एयरपोर्ट बनाने का आदेश दिया है ग्रेटर नोएडा में। ठीक, समझ में आ रही बात। वैसे यहाँ पे पनवेल में हुआ। अब इसका नाम जो है पहले से ये हो रहा था कि डीबी पाटिल नाम से एक थे, ये मास लीडर थे, लोकल के लीडर थे, और मतलब जब ये ज़मीन वमीन ली जा रही थी तो उन्होंने फार्मर्स का, जो लैंड ओनर्स थे छोटे मोटे, उनका बड़ा साथ दिया था। तो लोगों को यह था कि भैया डीबी पाटिल जी के नाम पे ही होगा पनवेल वाले एरिया में, उन सब में। लेकिन फिर अभी क्या हुआ, आपको मालूम है कि बाल ठाकरे जी के जो सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने, वो चीफ मिनिस्टर हैं, और अभी जो है सिडको जिसने यहाँ पे एक्वायर कर रखी है नवी मुंबई रायगढ़ थाने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे सिडको मतलब ये बना रहा है आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2019 में पूरा होना था नवी मुंबई वाला एयरपोर्ट का। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, ये शिवसेना जी जो सुप्रीमो थे बाल ठाकरे, उनके नाम पे होगा। तो इसी में प्रोटेस्ट हो गया है, लोग कह रहे हैं डीबी पाटिल के नाम से बनाइए। ये चीज़ें इसमें है, इसमें और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, मेन चीज़ ये समझने वाली है कि एयरपोर्ट जो है आपका एक दूसरा बन रहा है कंजेशन को जो है कम करने के लिए। ठीक, तो ये जीएस पेपर 3 में पोर्ट आपका जो है उसमें आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में। ठीक, जेवर एयरपोर्ट आपका ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपियन बैट 2000 किलोमीटर की फ्लाइट ले ली है भैया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रिटेन से आपका एक जू है, ब्रिटेन लंदन जू, वहाँ पे किसी जो है विशेषज्ञ ने क्या किया था कि चमगादड़ के एक टैगिंग कर देते हैं लोग, ठीक है ना, वो लगा देते हैं, तो उसी में रहता है, उससे पता चलता रहता है कहाँ पे है ये। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, कुत्ते के पट्टे में वो लिखा रहता है कौन सी ब्रीड है, क्या नाम है, कहाँ है, तो उसी तरीके से यहाँ पे चमगादड़ के जो है लंदन जू में एक बंदे ने लगा दिया था, विशेषज्ञ ने। वो जो चमगादड़ था, ये पहली बार ऐसा देखा गया कि ब्रिटेन से उड़ा और भैया रशिया में एक जगह है पॉस्कोव रीजन में, ठीक है, वहां पे ये चमगादड़ की ब्रीड का नाम ओलंपियन ही है। ऐसा नहीं कि इतना लंबा उड़ गया तो इसका नाम ओलंपियन रख दिया क्योंकि ओलंपिक चल रहा था, ऐसा नहीं है ये। वैसे इसका नाम जो है बड़ा अच्छा है, नाथूसियस पिपिस्ट्रेले, नाथूसियस पिपिस्ट्रेले। वैसे इसको जो आम बोलचाल की भाषा में इसको ओलंपियन बैट बोल देते हैं। तो ये वहाँ पहुँच गया और वहाँ पे एक महिला ने इसको देखा, हालांकि उसकी बिल्ली ने इसको चबा लिया उससे पहले, और बाद में लोग ने बचाने की कोशिश भी करी चमगादड़ को, लेकिन बच नहीं पाया। तो उसने देखा कि भैया इसके जो विंग में जो है आपका लंदन जू का टैगिंग लगा हुआ है। तो ये इससे पता चला कि भैया 2000 किलोमीटर तक जो है फ्लाइट लेके आ गया ये, और ये बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा, मतलब 8-10 ग्राम के होते हैं।
तो अगर उसको अगर माचिस की डिब्बी में भी आप रख सकते हो, हालांकि ये उड़ के ही आया है, ये मत समझिए माचिस डिब्बी को ले आया। तो अगर इसके जो विंग्स हैं वो फोल्ड कर दो तो माचिस डिब्बी में भी आ सकता है, इतना छोटा होता है। खैर, तो इसने देखा और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि काफ़ी लंबी फ्लाइट थी। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ओलंपियन बैट होता है, चमगादड़ होता है, ये एक तरीके का संकेतक है, इंडिकेटर है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये भी मतलब यहाँ पे अब पहला हम लोगों ने पहले भी देखा ओशन करंट वाला क्लाइमेट चेंज संबंधित, वैसे ही अब देखिए दूसरा आ गया स्पेशीज के, ये एक तरीके का बायो इंडिकेटर है, या फिर ये मतलब समझ लीजिए कि इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो माइग्रेशन पैटर्न है, पहले एक सबसे इससे भी ज़्यादा जो है करीबन 2400 किलोमीटर की फ्लाइट लाटविया, जो एक जगह है ना आपकी लाटविया एस्टोनिया वाली, वहाँ से स्पेन की तरफ गया था। ठीक, क्योंकि देखिए ये गर्मियों में अपना ब्रीडिंग वीडिंग करते हैं, तो वहाँ जब ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये साउथ की तरफ चले जाते हैं। ठीक, लेकिन अभी क्या हुआ कि भैया ब्रिटेन और आपका रशिया भी ठंडा है यार, तो वैसे मतलब देखा जाए तो फिर भी ये साउथ की जगह अनेक जगह जो है ये पूरब में चला गया, और वो भी ठंडी जगह पे ही चला गया। तो ये जो है आपके जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए ये एक संकेतक है जो ये बता रहा है इसके माइग्रेशन पैटर्न में कि कहाँ से कहाँ माइग्रेट करता था, अब उसमें भी चेंज आ रहा है। ये इसीलिए क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है ऑलरेडी, इसके संकेतक मिल रहे हैं, जिसमें कि ओलंपियन बैट का भी ये जो है एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि अब इसको और ज़्यादा होनी चाहिए, बस इसमें जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि भैया किस हिसाब से माइग्रेशन पैटर्न हो रहा है। इसका नाम नथुसियस पेपेस्ट्रेले स्पीसीज है, ओलंपिक बैट यानी कि चमगादड़ की स्पीसीज। इतना ध्यान रखना, कई बार एक बार जो है यूपीएससी ने पूछ लिया था कि भैया ये साइंटिफिक नेम बताओ किसका है, क्योंकि वहाँ पे आईएफएस वालों का भी पेपर होता है ना प्रीलिम्स में, तो इसलिए ध्यान रखना। और वो वाला न्यूज़ में भी था, जैसे ये न्यूज़ में है तो पूछ भी सकता है, पढ़ लो क्या हो गया, नाथुसियस याद कर लो या चमगादड़ है। ठीक, तो इस तरीके से बाकी सब वही सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई, मेन मुद्दा जो है वही है कि ओलंपिक बैट यहाँ पाई गई, तो कुछ जो है क्लाइमेट चेंज का इससे हमें संकेतक मिल रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, माइग्रेशन पैटर्न चेंज हो रहा है। टूथ ब्रश से भी हल्का होता है भाई साहब ये, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये 2224 किलोमीटर लंबी फ्लाइट, हालांकि दूसरी जो है ये सेम मतलब ओलंपियन बैट ही आपका लातविया से जो है चला गया था स्पेन तक। ठीक, ये देखिए लातविया से स्पेन तक लिखा हुआ है। ये जर्नी इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसका करेक्शन क्लाइमेट चेंज से है, और बैट कंजर्वेशन ट्रस्ट वालों ने कहा है कि हमें इस पे बात मतलब इस पे आपका रिसर्च करना चाहिए, ये सारी चीज़ बताई गई है। और ये एक प्रोजेक्ट भी पहले 2014 में चलाया गया था, वहाँ पे यार देखो इन सब पे भी प्रोजेक्ट हो जाता है। यहाँ इंडिया बोलो कि चमगादड़ के माइग्रेशन पे बात करनी तो हो सकता है थप्पड़ मार दे, क्योंकि यहाँ पे भुखमरी इतनी है, वैसे भी दिक्कत तो ही है, भुखमरी इतनी, पॉवर्टी इतनी है, तुम बता दो चमगादड़ की कहाँ से कहाँ तक उड़ता है, उसको ट्रैक करेंगे, मतलब तो ये चीज़ है। लेकिन वहाँ पर लोग करते हैं ये सारी चीज़ें, हम लोग भी कर सकते हैं, अगर जो स्कीम है जो बेनिफिशियरी उनको पहुँचे, करप्शन जो कम हो जाए तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ है आपका कि क्लाइमेट चेंज के कई सारे संकेतक देख रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे यूपीएससी मेंस में या फिर यूपीपीएससी और बाकी जो सब्जेक्टिव टाइप वाले पेपर होते हैं उसमें आपसे पूछ ले कि बताइए कि रिसेंटली क्या इंसिडेंट्स आपको दिखते हैं कि क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आप ये तो लिखोगे ही कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्लड बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये सब लिखेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना ओलंपियन बैट वाला, AMOC वाला, ये जो लिखेगा यूपीएससी में उसको नंबर भर भर के मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फेसलेस असेसमेंट स्कीम एक चलाई गई इनकम टैक्स की। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इनकम टैक्स ने 3 ईमेल आईडी निकाली है, ऑफिशियल ईमेल आईडी। अच्छा चलो पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इनकम टैक्स सबको भरना चाहिए, इनकम टैक्स आप नहीं भी आपको देना है, मतलब जैसे मान लीजिए स्लैब्स हैं 2.5 लाख तक 5 लाख तक कुछ नहीं होता है, फिर उसके बाद 7.5 है 10 लाख है, उसके ऊपर जो है आपका 30% लगता है। तो मान लीजिए आप 2.5 लाख वाले में भी आते हैं तब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो, रिटर्न। ठीक है ना, इसमें ये कोई मनाही नहीं है, अपना रिटर्न भरना चाहिए, अच्छा होता है, लोन लेने में आसानी होती है। और वैसे भी जो टैक्स बने दो, फिर चलो मैं कहता हूँ कोई जो है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी को इसने कहा कि भैया हमारा टैक्स 1 लाख रुपए का था, वहाँ पे 5 लाख रुपए मांगा जा रहा, कुछ दिक्कत हुई, तो अभी इनकम टैक्स ने क्या कहा है कि जो फेसलेस या फिर ई असेसमेंट स्कीम थी हमारी, जिसमें कि कंप्लेंट या फिर कोई इस तरीके की बात विवाद या फिर जो भी कुछ होता था तो हम लोगों को बुलाते थे, ठीक है ना, ऑफिस में। और ये देखा गया है कि ऑफिस में बुलाना, लोग डरते थे यार कि पता नहीं क्या लगा दें यार, क्या धारा लगा दें, हो सकता है हमको जेल में डाल दें।
तो इसलिए मोदी जी ने ये किया कि स्कीम लाई कि भैया जो है फेसलेस बुलाना है ही नहीं, जितना ज़्यादा डिजिटल जो हो सकता है वैसे ही करो। अभी यहाँ पे उसी संदर्भ में मतलब वहाँ पे जाना नहीं, ऑफिस टैक्स पेयर, कई लोग टैक्स इंस्पेक्टर जो है हैरस भी करते थे भाई। इसमें आप लोगों को पीछे पता होगा, अभी सीसीडी के जो मालिक थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने जो लेटर में अपने बोला, सुसाइड लेटर में ये बोला कि टैक्स जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। तो मतलब ऐसा भी होता है। ये तो बहुत बड़े आदमी थे इसलिए इनका नाम आ गया, बाकियों का तो पता नहीं कितने लोग का हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो टैक्स ऑफिसर है वही हैं गलत हैं, दूसरे भी गलत हो सकते हैं। करप्शन भी बहुत होता था, कई जगह ये हो जाता था कि हाँ भैया बातचीत हो गई, उन्होंने कुछ कहा कि 1 लाख का है 5 लाख लगा देंगे, उन्होंने उनको डराया तो उन्होंने कहा यार बताओ कुछ हो सकता है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 2 लाख मुझे दे दो। तो इस तरीके की जो है कोलूसिव करप्शन भी होता था। तो गवर्नमेंट मोदी जी ने कहा नहीं ये सब कुछ नहीं चलेगा, जितना भी फेसलेस यानी कि आपका जो है बीच में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो है आपका असेसमेंट कर लो, वो बढ़िया है। तो कंप्लीट इस तरीके की कोई आई तो वो अब जो है IT डिपार्टमेंट में 3 ईमेल ID भी दे दी हैं। ठीक, आपका अपील भी कर सकते हो, आप जाके जो है ग्रीवांस जो भी आपके जो शिकायत है वो सब वहाँ दर्ज करा सकते हो। अभी बताऊँगा ईमेल ID, ठीक करना हो तो कर लेना। और इसके बाद क्योंकि यह सेंट्रलाइज्ड है, कोई क्षेत्र बेस से नहीं जुड़ा हुआ है, आपका जो है सब लोग को जो है एक ही ये दिया गया, सब कोई भी ये नहीं है कि मुंबई का है तो उसको मुंबई के ऑफिस जाना है, कुछ नहीं। इसी और इस पे जाओ, आप ऑनलाइन भरो, कोई दिक्कत है इन IDs पे बात करो, कोई जाने वाने की या फिर कोई जो है फेसलेस, मतलब यहाँ पर ना टैक्स भरने वाला ना टैक्स इंस्पेक्टर, कोई नहीं, बीच में जो है वो आपका जो है आपका ये है इंटरनेट है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन है। तो यहाँ पे एक आ गया। 3 जो ID उन्होंने दिए, समाधान स्कीम है ये फेसलेस असेसमेंट, ठीक। दूसरी जो ID है वो है समाधान फेसलेस पेनल्टी, और तीसरी जो है समाधान फेसलेस अपील। तो इस पर आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करा के इसका निवारण कर दिया जाएगा। 5 जुलाई 2019 को मतलब ये बजट स्पीच में लाया गया था और फाइनेंस मिनिस्टर लाए थे। 2020 13 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो भैया ईमानदार है उसका ऑनर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता से जो है टैक्सेशन जो है लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। तो इसमें राइट जो है SSC का स्टैट्यूट का इनकम टैक्स में डाल दिया गया था कि आप उसको उसको परेशान ना करें टैक्स पेयर को। भैया टैक्स नहीं देगा टैक्स पेयर तो कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा? गवर्नमेंट के अपनी जेब से तो पैसा होता नहीं है। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में तो फैसिलिटेशन ये सब करेगी, साफ सीधी बात है। बाकी चीज़ें मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे भी टैक्स हम लोग नहीं देंगे। जैसे कि सोल्जर्स होते हैं हमारे, ठीक, सोल्जर्स बॉर्डर पर लड़ते हैं तो हम जो है यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, सपने देख पाते हैं। उसी तरीके से अगर आप टैक्स देते हैं तो आप भी एक सोल्जर की तरह काम कर सकते हो कि आप जो है अपने जो है देश की उन्नति में और जो है हमारे आपके साथ वालों के सभी लोग खुश रहेंगे तभी जो है देश बढ़ेगा। तो एक कलेक्टिव सक्सेस की भावना होनी चाहिए, ठीक। अगर दूर जाना है तो साथ चलना जरूरी है, अगर तेज जाना तो अकेले चलोगे लेकिन थक जाओगे, ये बात समझ लेना। तो ये वाली बात है। तो इसमें टैक्स वैक्स दीजिए, सोशियो इकोनॉमिक जो स्कीम बनती हैं तो उससे मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया है, अभी दिखाऊंगा। हम वैसे ज़्यादा जगह नहीं थी तो वो इसलिए कि ताकि आप लोग मेंस में कैसे बनाओ फ्लो चार्ट, वो बताने के लिए। आउटकम देखिए इसमें यही है कि टैक्स पेयर को आप किसी टेरिटरी या वहाँ पे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इसमें जो बीच में जो अब कोई एक तो चाहिए ना, जब कोई फेसलेस ही है तो बीच में इंस्टीट्यूट चाहिए कि टैक्स पेयर और टैक्स के जो इंस्पेक्टर उनको जोड़ने के लिए, तो वो है नेशनल असेसमेंट सेंटर, ठीक। इस पे जाके आप कम्युनिकेट करते हैं टैक्स पेयर टैक्स अथॉरिटीज़। अगर मान लीजिए बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तब ये समाधान वाली जो फेसलेस असेसमेंट है तब वो उसमें आती है पिक्चर में, और तब आप ये 3 ईमेल जो थी पेनल्टी संबंधित, असेसमेंट संबंधित और जो है आपका अपील संबंधित, उसको यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई इसके जो है कई सारे जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है इसके एक तो दिल्ली में है, ठीक, और रीजनल क्षेत्रीय सेंटर भी हैं 20 सिटियों में। आपका जो है आपका दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई जो है 13 अगस्त को नोटिफाई भी किया गया था फेसलेस असेसमेंट स्कीम। ध्यान रखना, ये अगर डेट पूछ ले तो छोटे एग्जामों में पूछ लेता है ये। और ये नया सिस्टम है जिसमें कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कोई नहीं है, अपना आप कहीं से भी IT आप ऑनलाइन भर सकते हो, ठीक। बेनिफिट इसमें देखिए यही है कि अब भैया बहुत ज़्यादा युक्तिकरण हो गया है, आसान हो गया है, पारदर्शिता बढ़ गई है, टैक्स इशू को मैनेज किया जा सकता है आसानी से, और टैक्स पेयर फ्रेंडली इकोसिस्टम बना दिया है। फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंड बनेंगे और कहेंगे टैक्स लाओ,
ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और फेसलेस ई असेसमेंट सिस्टम जो है ये अभी पायलट के तौर के से यूज़ किया जा रहा है। 20 मैंने आपको बताया कि है, और भी जगह पे इसको पूरे देश में लेके आएंगे। और भारत एक अकेला एक ऐसा देश में जिसने ये पूरे वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है पूरी दुनिया में। और देखते हैं किस हिसाब से चलता है और करंट इश्यूज़ को किस तरीके से मैनेज करता है। देखिए ये मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है, आप लोग इस तरीके का बना सकते हो और सुंदर बना सकते हो। मेरे पास कुछ जगह की कमी पड़ गई थी, ठीक। तो देखो इसको आप इधर से बना लेना थोड़ा उससे। देखो टैक्स बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास बढ़ेगा। रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास बढ़ेगा तो गवर्नमेंट अच्छी जो है एविडेंस बेस्ड जो है, डेटा बेस्ड जो है आपका सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स लाएंगी। सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स लाएंगी तो पॉवर्टी घटेगी। पॉवर्टी घटेगी तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका एजुकेशन होता है, आपकी जो है हेल्थ होती है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, तो मतलब ओवरऑल एक समग्र विकास होता है। तो टैक्स का ये आप इस तरीके से वहाँ पे फ्लो चार्ट दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे डब्बा बनाओ, उसमें लिखो टैक्स बढ़ा, फिर उसके बाद जो है डब्बा बनाओ रेवेन्यू बढ़ा, उसके बाद जो है फिर डब्बा बनाओ कि जो है इस तरीके से सोशो इकोनॉमिक स्कीम है। ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाइड्रोजन ईंधन से जो है ट्रेन चलेगी, रेलवे मंत्रालय ने बोला। देखिए अभी रेलवे मंत्रालय का एक मिशन है, मिशन नेट जीरो। मैंने आप लोगों ने नेट जीरो भी पीछे बताया भी था, कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे हो जाएगी 2030 तक। उन्होंने कहा कि अब हम हाइड्रोजन से जो है ट्रेन चलाएंगे और ये इसके लिए कुछ ट्रेनों में रेट्रोफिटिंग छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक। भैया फ्यूल नया ला रहे हो तो पेट्रोल पर तो ना चला पाओगे, उसके लिए कुछ इंजन भी चेंज कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में ध्यान से सुनो। जब पढ़ना है कोई चीज़, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये आपको सिलेबस, ये आपको प्रीवियस क्वेश्चंस, ये आपको जो है एक्सपीरियंस के साथ आता है। लेकिन मैं आपको रोज़ ये चीज़ बताता हूँ। रोज़ अगर आप मेरे साथ बैठोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक। तो क्या क्या पढ़ने के लिए तो हर कोई बता देगा, वो तो गूगल से भी आप कर सकते हो, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये समझना जरूरी है। हाइड्रोजन फ्यूल एक जीरो कार्बन फ्यूल है। बात समझ में, जीरो कार्बन फ्यूल है जो कि ऑक्सीजन के साथ जलता है, ठीक। हाइड्रोजन फ्यूल समझ में आ गया। अगर वो पूछ ले कि भैया नहीं इसमें 10% कार्बन फ्यूल निकलता है, नहीं जीरो, ठीक। इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स। इंटरनल कंबशन जो इंजन होते हैं जिसमें पिस्टन चलता है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्यूल सेल, एक अलग से सेल ही बना लिया हाइड्रोजन का, उसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ डबल ए बैटरी ये आता है ना, पेंसिल सेल, वैसे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इंटरनल कंबशन इंजन में डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो हो गया तरीका, अगर यहाँ पूछ ले कि ये स्टेटमेंट कर दे कि क्या इसको जो है सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजन में ही किया जा सकता है, तो नहीं, ठीक। या फिर पूछ ले कि इंटरनल कंबशन इंजन में इसको यूज़ किया कर सकते हैं डायरेक्टली, हाँ। तो इस देख लो हर स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और एग्जाम में क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन व्हीकल के बारे में अगर बोला जाए तो हाइड्रोजन व्हीकल अभी कमर्शियल फ्यूल सेल आप ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, पैसेंजर कार में भी हो रहे हैं, बसेस में तो बहुत टाइम से हो रहा है। इसको स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं हमारे आपका रॉकेट इसमें भी यूज़ किया जा रहा है। इसको कई तरीके से बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। जिसमें कि सबसे बेहतर तरीका जो है वो स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल गैस है, ठीक। इस तीन ये ऐसे याद कर लेना, ज़्यादा इसमें वो पीएचडी करने की जरूरत नहीं। स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग वाली जो टेक्निक है ये वन ऑफ द टेक्निक है जो बेस्ट टेक्निक है आपका हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा भी छोटी क्वांटिटी में और भी जो है वैकल्पिक रूट है जिसके थ्रू आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि बायोमास गैसिफिकेशन, ठीक। जो आपका जैव द्रव्यमान का जो गैसिफिकेशन वाला जो एक तरीका है उससे कर सकते हो। वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके बना सकते हो, और सोलर थर्मोकेमिस्ट्री के थ्रू भी हाइड्रोजन बना सकते हो। कितने तरीके यहाँ पे पता चले? 4, 1, 2, 3, 4। अगर इनमें से कोई पूछ ले कि बताओ कौन कौन से तरीके से हम बना सकते हैं हाइड्रोजन, तो आप तो कर लोगे ना। ध्यान से सुनो, अभी CAPF वालों देख लो, जो लोग पेपर कल दिए हैं, हम लोगों ने चालू नहीं किया था ग्रुप, लेकिन कितना वो लोग बता रहे हैं, सब लोग थैंक्स कर रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हो इंटरलिंकिंग करके कुछ भी नहीं छूटता है, सब कुछ कवर हो रहा है। करंट अफेयर बहुत ही जबरदस्त था, UPSC का पेपर था ये, और UPSC को सारे स्टेट PCR फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप रोज इसको हमारे साथ जुड़े हुए हो तो जरूर बताइए, जरूर स्प्रेड द वर्ड जरूर करिए, ठीक। और हाइड्रोजन की उपस्थिति देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही है। अभी अर्थ पे भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, देखो अर्थ पे अगर वाटर की भैया किससे, H2O किससे बना है? हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक। हाइड्रोजन जो है आपका पेट्रोलियम में है, मिनरल में है, सेलुलोज स्टार्च में है जो पेड़ों में होता है आपका, शुगर में है, फैट में है, ऑयल में है, अल्कोहल में भी है भैया, एसिड, 1000 अदर, हर चीज में हाइड्रोजन है, ठीक।
और हाइड्रोजन ही वो कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है किसी और एलिमेंट के अगर कंपेयर करो तो। सन भी हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, ज़्यादातर इसकी संरचना जो सन की है, सूरज की, वो हाइड्रोजन से है। एस्ट्रोनॉमर ये बताते हैं कि भैया 90% जो एटम होते हैं पूरे यूनिवर्स में वो हाइड्रोजन एटम ही होते हैं। तो हाइड्रोजन से भागोगे कहाँ, जो उसको दोस्त बना लो। 11 अगस्त का हमारा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है ये, 85, ये है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या है और इसने इम्पैक्ट, ये कैसे इम्पैक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और इससे संबंधित हमारे पास हमारे तरफ से क्या जो है लघु या फिर दीर्घकालिक समाधान होने चाहिए। समझ में आया? अगर जरूर लिखो क्वेश्चन। अगर आप लोग को प्रीलिम्स का डर लगा तो प्रीलिम तैयारी करो, क्वेश्चन एक जगह लिखते चलो कॉपी में, बाद में चेक करा लेना, लेकिन लिखो जरूर, ठीक। और इससे आपके नोट्स भी तैयार होते हैं यार, ये भी समझा करो बात को। देखिए इंडो तिब्बत, हम आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कौन बनेगा एसपीसी। इसमें आप किस तरीके से प्रीलिम से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जो कि पहला पड़ाव होता है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रिक्स और एलिमिनेशन मेथड इसमें हम लोग देखते हैं। इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स, यार आंसर दिखा देता हूँ मैं, आजकल क्या चक्कर है, कई लोग खुश हो जाते हैं, जो लोग खुश हो रहे हैं बिल्कुल खुश ना होइए, आंसर आपको पढ़ के देना चाहिए। देखिए इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है उससे संबंधित आपको बताने कौन से सही कथन है। देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 24 अक्टूबर 1976 को ये बनाई गई थी, स्थापना हुई थी, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस बनाई ही गई थी आपकी 62 के वॉर से, चाइना से के मतलब वॉर के बाद में, तो हम इसको जो है 76 में कैसे करेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसको निकाल सकते हो कि सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल सही है, ठीक। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है, हमारी देश की लड़कियां, ठीक, जगत जननी, और मतलब जिससे पूरा जो है बहुत ही ज़्यादा विमेन, ये कह सकते हैं एम्पावरमेंट वाली एक बात हुई है कि आईटीबीपी ने भी अब पहली 2 महिलाएं ऑफिसर जो है कॉम्बैट में अब जो है कमीशन कर ली हैं, जिनका नाम है प्राकृति और दीक्षा। बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत आप लोग प्रेरणा स्रोत हो बाकी लड़कियों के लिए भी, जिनको ये लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हो, ठीक। इनसे प्रेरणा लीजिए और ज़रूर करिए। आपका आईटीबीपी जो है ये प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, और कहाँ पर, चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के पास में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो वो है आपका कि पेंसिलुंगपा ग्लेशियर से संबंधित ट्रू पूछा गया है। देखिए जांस्कर रेंज जो है आपकी माउंटेन रेंज जो है वो यूनियन टेरिटरी में आती है, लद्दाख में, ये आपका सेपरेट करता है, ठीक, जांस्कर और लद्दाख को। कौन? ये ग्लेशियर की बात हो रही है। जांस्कर रेंज जो है 33 हिमालयाज़ की जो है एक पार्ट है, वो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, ठीक। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि भैया 13,000 फीट पर जोजिला पास जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि आपका उत्तर पश्चिमी है जांस्कर रेंज पे। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट एकदम जो है 100% खरे हैं, 100% सही हैं। पेंसिलुंगपा, अच्छा तो पहले बता देता हूँ कि आपका देखिए एक तो है हिमालयाज़ और उससे ऊपर है ट्रांस हिमालयाज़, ठीक, ट्रांस हिमालयाज़ और हिमालयाज़, ये रेंजेस हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पीक हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन ये ऐसे जो है पूरी श्रृंखलाएं हैं। तो जो ट्रांस हिमालयाज़ है उसमें कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, जो यहाँ पे मैं ऊपर बता रहा था, जांस्कर का पार्ट है पेंसिलुंगपा वाला, और जो है उसके बाद आता है आपका हिमाचल भी कॉर्डिलेराज है, श्रृंखला है, तो उसमें कौन कौन सा आता है? सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर आता है हिमाचल, फिर आता है शिवालिक, याद रखना। ये इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ जो है इसकी वो है, मतलब आपका जो है सीक्वेंस है, तो ध्यान रखना। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसको भी कर सकते हो। पेंसिलुंगपा जो ग्लेशियर है ये आपका जांस्कर रेंज में पड़ता है, और जांस्कर और लद्दाख को ये जो है सेपरेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, तो ये जांस्कर में है, तो यहाँ पे कहीं है ये, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करता है, ये चीज़ बोली जा रही है। पेंसिलुंगपा ग्लेशियर जो है ये रिट्रीट हो रहा है, मतलब पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और प्रेसिपिटेशन जो है विंटर का जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेनफॉल है, जो स्नोफॉल है, वो कम हो रही है। अच्छा, विंटर पर रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से,
जो पानी मेडिटेरियन सी से जो है आपका उत्तर पश्चिमी भारत को पूरा वो करता है, स्नोफॉल आपका जो है हिमाचल और इधर वाले एरियाज़ में होता है, तो वो कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए जो है ये ग्लेशियर भी रिट्रीट हो रहा है, पिघल रहा है। ठीक, और ये अच्छा रिट्रीट होने से ये ग्लेशियर से क्या हो रहा है, सी लेवल भी राइज हो रहा है। आज क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे आप लोग को मिल गए हैं टॉपिक, और डिक्रीज यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो चुका है। ठीक, और ब्रांच है ये ग्रेट हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स की एक ब्रांच है, दिस रेंज। ठीक है, और ये आपका जो है किन्नौर, स्पीति, ये सारी चीज़ें अलग हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक का बटन फोड़ो आज यार, फोड़ो। आप हमारे आज यूट्यूब वाले कह रहे थे कि भैया आपके जो लोग देखने वाले हैं वो काफ़ी अहिंसावादी हो गए हैं, लाइक का बटन फोड़ नहीं रहे हैं, तो फोड़ो उसे, और ताकि दिखा दो कि नहीं, हम लोग जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है हाथ उठाने में काफ़ी सक्षम है। और जो है लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड द वर्ड। CAPF में काफ़ी अच्छा आया रिजल्ट, काफ़ी लोगों ने सराहना भी की, उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी इसी तरीके से आता रहेगा, बस आप लोग का सपोर्ट बनाना चाहिए। UPSC EPFO का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज के पेड ग्रुप चालू हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे 85648805309696060889 पे। और चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।